हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को आज मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स। और बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स में कौन सा पेपर पढ़ना है, आपको कौन सी बुक लेनी है, इसके बारे में बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम पढ़ा। तो आपको पता है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बुक ली है जेपीएच की, वही बुक लेनी है आपको कॉम्प्लेक्स की। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। अच्छा, पेपर की हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को अपनी बुक को अपने पास रख के बैठना है और जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करनी है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी वो आपकी काम का है, और नहीं तो ऐसे तो गाने की तरह सुनने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, बीएससी पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। अच्छा, रियल एनालिसिस में हमने रियल वैल्यूड फंक्शन की स्टडी की है। उस रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में हमने उसकी लिमिट के बारे में, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में, उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में और बहुत सारी चीजें, उसकी थ्योरम्स, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं। लिमिट वगैरह जो भी आप निकालना सीखते हो 11th 12th में और बीएससी सेकंड ईयर तक। अब थर्ड ईयर में आप लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे आप? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में केवल क्या होगा, वहां रियल वैल्यूड फंक्शन था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। फिर वही चीजें पढ़नी है, कंटिन्यूटी, सातत्यता, अवकलनीयता। एक और वर्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा, एनालिटिसिटी, विश्लेषिकता। और भी कई सारी चीजें हैं, डिफरेंशिएट करना, उसको इंटीग्रेट करना, फिर उस पे बेस्ड थ्योरम्स, क्वेश्चंस। तो ये पूरी स्टडीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर करनी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। वैसे तो 11th 12th में ही पता चल जाता है बच्चों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, पर मैं मानता हूँ आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैं आपको पूरे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि कितने तरीके की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, जो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3, ये सब क्या है? ये प्राकृत संख्या है, एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट है होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3, ये सब क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तीसरा है इंटीजर। इंटीजर के सेट को आई से डिनोट करते हैं, बहुत सारी बुक में इसको जेड से भी डिनोट कर दिया है। इंटीजर होते हैं पूर्णांक, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। जो धन के हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऋण के हैं वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर सिस्टम में रेशनल, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, और जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं। नेक्स्ट पांचवा सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? x such that x belong into open interval माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं ऑल आर रियल। ये सबसे बड़ा सेट है रियल का। इससे बड़ी एक और संख्या होती है, उसको बोलते हैं सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इसके अंदर एलिमेंट लिखा जाता है इस तरीके से, जेड, z इक्वल टू होता है यहाँ पर x प्लस आयोटा y, और एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और आयोटा जो है वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आप लोग जानते हो। तो सम्मिश्र संख्या को कैसे लिखा जाता है? z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। हमने सम्मिश्र संख्या की परिभाषा पढ़ी है, वहां सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, उनका गुणा करना, उसका प्रतिलोम निकालना, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना, ये सब 11th 12th में आप लोग पढ़ लेते हो। लेकिन यहाँ पे नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, और उस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर पूरा। तो काफी डिटेल से है इसमें, और बहुत अच्छा पेपर है। नाम इसका बेशक कॉम्प्लेक्स है, पर लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप समझने की कोशिश करो। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ और जो स्ट्रेटेजी मैंने प्लान की है और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आपको इसकी पढ़ाई करनी है, और जो जो चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको समझना है और उसे लिखना भी है। तो ये पूरा नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक होता है ग्राफिक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्यामितीय रूप में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो?
तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कार्टेशियन फ्रेम होता है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और ये मूल बिंदु होता है। ये जो एक्स अक्ष है ये कहलाती है हमारी रियल एक्सिस। क्या कहलाती है ये? वास्तविक अक्ष, ठीक है। और ये जो अक्ष है जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस क्या कहलाती है? इमेजिनरी एक्सिस, इसको बोलते हैं काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर कोई एलिमेंट इधर है, इस एक्स एक्सिस पर है, तो उसकी पूरी वैल्यू क्या होगी? रियल वैल्यू होगी। और अगर ऊपर की तरफ होगा तो वो इमेजिनरी होगा। जैसे मान लो कोई नंबर है z इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2 + 3 आयोडा, 2 + 3 आयोडा। अब देखो रियल, ये 2 और 3 क्या है यहाँ पे? 2 और 3 जो है वो रियल वैल्यू है, और आयोडा आपको बताइए √(-1) होता है। तो देखो आपको रियल एक्सिस पर कितना चलना है? 2 चल रहा है, यानी 2 खाने चलने हैं आपको, 1 और 2। और इमेजिनरी एक्सिस पर कितना जाना है? 3, यानी 1 2 3। ये पॉइंट आएगा कहीं? मैंने अप्रोक्सीमेट बनाया है, ये आएगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2, 3, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? z = 2 + 3 आयोडा। ये जो भाग होता है, ये वाला पहले जो लिखा है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो इसके साथ इधर लिखा हुआ है वो कहता है इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बना होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या होती है वो सभी संख्याओं से बड़ा सेट है। इनमें एक सिमेट्री होती है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या सिमेट्री है वो? कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है होल का, होल सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है किसका? रेशनल का, और रेशनल सबसेट है रियल का, और रियल सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स का। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है सेट ऑफ पूरे नंबर सिस्टम में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो आपको पता है, उसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, उसका प्रतिलोम निकालना, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना, काल्पनिक और वास्तविक भाग को अलग अलग करना, ये सब चीजें हम पहले पढ़ते रहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की स्टडी करेंगे आप। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, फिर उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, और आगे एनालिटिक की जो कंडीशंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझनी है हमें, और इस बुक की हर डेफिनेशन की जान है वो, यानी हर डेफिनेशन में आपको उस चीज की एनालिटिक जो वर्ड है विश्लेषक वाला, वो तो हर जगह यूज होगा। तो ये पूरी चीजें वैसे तो आप लोगों को पता होंगी, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हो उसको, ये आपके काम आएगी। तो रियल वैल्यूड जो फंक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे बुक में या तो W से लिखते हैं या हम किससे लिखते हैं? f(z) से, इस तरीके से। भाई रियल जो वास्तविक विश्लेषण में जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है? y = f(x), y = f(x). तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और ये क्या कहलाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शन, y = f(x). और हम स्टडी किसकी करेंगे? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की, सम्मिश्र मान फलन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो सब आपको पता होगा, एक बार फिर भी आप इसमें से चाहो जो चीज लिख लेना। तो इस पूरे नंबर सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, और अब आपको इसके बारे में पढ़ाई करनी है। इस नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और मैं बिल्कुल बुक से पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट, इधर उधर की बिल्कुल फालतू बातें नहीं करेंगे हम, बिल्कुल टू द पॉइंट। मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी बुक में ये वो एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को देखना, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये डेफिनेशन है, प्रॉपर लिखाऊंगा यहाँ पे। वैसे तो क्या होता है कि ओरल क्लास में तो मैं बोल देता हूँ, बच्चे लिख लेते हैं, पर लेकिन अब ऑनलाइन में मैं ऐसे कैसे बोलूंगा, आप लोग समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोर्ड पे लिख दूंगा डेफिनेशंस को। उन डेफिनेशन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैं उनको एक बार समझा दूंगा। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप कब तक बैठे रहोगे इस तरीके से? तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ इसको स्टार्ट कीजिए और इसको नोट कीजिए पहले आप। आप अपनी बुक का चैप्टर 3 देखिए। चैप्टर 3 का नाम है विश्लेषिक फलन। यूनिट 1 का टॉपिक है ये, एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, एनालिटिक फंक्शंस का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहली जो हेडिंग है, सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें वो है सम्मिश्र चर का फलन, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।
जो मैं आपसे कह रहा था कि फंक्शन की स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या है, उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को w से डिनोट करते हैं, या हम क्या लिखते हैं इसको f ऑफ z। आपकी बुक में ज्यादातर w नोटेशन यूज किया है, w लिख दीजिए या f ऑफ z लिखिए। इसको कैसे लिखा जाता है, u प्लस आयोडा b, ठीक है। जहां वेयर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सब लोग क्या करेंगे, या तो ट्रांसलेट करके लिख लेंगे, या मैं इंग्लिश में बोलता हूं उसे लिख लेंगे, आप समझ लेंगे और उसको इंग्लिश में लिखेंगे आप। तो वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, u क्या है यहाँ पे, x और y का फंक्शन है, b किसका फंक्शन है, x और y, और आयोडा आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये एक्स वाई क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई रियल नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं। तो जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन होता है, सम्मिश्र चर का फलन, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वो कैसे लिखा जाता है, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड u प्लस आयोडा b। यहां पर u क्या होता है, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, इस तरीके से लिखेंगे आप, और b इक्वल टू क्या होता है, b इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, इस तरीके से लिखा जाएगा, और आयोडा इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहां x और y क्या है, ये रियल नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जिसके बारे में इसमें आपको इस बुक में स्टडी करनी है, उस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अब ये दो तरीके का होगा, सिंगल वैल्यूड हो सकता है या मल्टी वैल्यूड हो सकता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये सिंगल वैल्यूड क्या मतलब है इसका, जैसे w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, जेड के एक मान पर यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड या w का केवल एक मान हो, आप जेड के मान रखो तो आपको जो एफ जेड है या w है उसका एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है w वो हमारा कैसा है, एक मानी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, जैसे आप जेड की प्लेस पर अगर कुछ रखोगे तो यहाँ एक वैल्यू पुट करोगे तो एक ही रिजल्ट है। एक वैल्यू पुट करने पर फंक्शन में वेरिएबल की, और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो भी एक ही आ रही है, तो दैट इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन। इसको यूनिफॉर्म फंक्शन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट दूसरा है बहुमानी फलन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, या इसको बोलते हैं आप लोग मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, अगर आप जेड की वैल्यू पुट कर रहे हो और जो एफ जेड की वैल्यू आ रही है वो दो या दो से अधिक प्राप्त हो आपको, तब आप कहोगे कि सब ये मल्टी वैल्यूड है, यानी दो रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे यदि जेड के कुछ अथवा सभी मानों के लिए w के दो या अधिक मान हो तो w को जेड का बहुमानी फलन कहते हैं। और कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जेड की पावर 1/2, जैसे मान लो जेड की प्लेस आपने 4 पुट किया, मान लो अगर ये फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू z की पावर 1/2, आपने यहां पुट किया z इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 हो जाएगा 4 की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट हो गए तो +-2 वैल्यू आएगी, यानी दो वैल्यू आ रही। तो ये फंक्शन कैसा है, मल्टी वैल्यू, एक वैल्यू पर जो रिजल्ट आ रहा है वो दो या दो से अधिक आए तो आप कहोगे कि सर ये मल्टी वैल्यू फंक्शन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है z की पावर 1/2, tan इनवर्स z, log z, z की पावर a, फिर a क्या होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक हो जाएगा तो फिर जैसे मान लो 2 हो गया तो वो सिंगल वैल्यू देगा। तो z डज नॉट बिलोंग इनटू a डज नॉट बिलोंग इनटू z, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैसा है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मैंने आपको दो चीज बताई यहाँ पे, एक तो मैंने बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है वो क्या होता है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कितने तरीके का होता है, एक मानी है या बहुमानी है, सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है। अब इसके आगे चलेंगे आप, इसकी लिमिट पढ़ेंगे, इसकी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इसकी एनालिटिसिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। डेफिनेशन को मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्लास में तो बोल देते हैं हम लोग, पर लेकिन अब यहाँ पे कैसे बोल के चलेगा, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और प्रॉपर अभी से आप बीएससी के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको इसी तरीके से लेक्चर बता के पढ़ाता रहूंगा जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, जब ऑफलाइन होगा तो फिर तब किताब दे दीजिए। तो इसे नोट करो आप। नेक्स्ट देखो आप लोग, सम्मिश्र फलन की सीमा,
लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, पहले आप इस डेफिनेशन को समझेंगे। किसी बिंदु z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन fz की सीमा z के z0 की ओर प्रविष्ट होने की दिशा में l कहलाती है यदि किसी फंक्शन, अगर z टेंड्स टू क्या है, z टेंड्स टू है z0, z टेंड्स टू z0 पर फंक्शन fz की लिमिट l कहलाएगी। कब कहलाएगी वो, जब z माइनस z0 का जो मॉड है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और डेल्टा से छोटा हो। z माइनस z0 मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, देन इंप्लाइज कब होना चाहिए, जब मॉड ऑफ fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर देखो वहां पे रियल एनालिसिस में जब आप लोग सम्मिश्र फलन की जगह पे यहाँ क्या लिखते हो, वास्तविक फलन की सीमा, तो यहाँ पे केवल क्या आता है fx, वहां पे रियल वैल्यू फंक्शन आ जाता है बस, और यहाँ पर क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर z टेंड्स टू z0 लिखा है, रियल एनालिसिस में होता है रियल वैल्यू फंक्शन में तो क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू x0। तो z टेंड्स टू z अगर z0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, z टेंड्स टू z0 है, तो मॉड ऑफ अगर z माइनस z0 का जो मॉडुलस है वो 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, देन इंप्लाइज कब होगा वो, जब मॉड ऑफ fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन fz की जो लिमिट है वो क्या है, l है। कब है ये लिमिट, जब z अग्रसर है किसकी तरफ, z0। नेक्स्ट इसके नीचे प्रतीकात्मक रूप में इसे निम्न प्रकार से व्यक्त, इसको सिंबॉलिकली यानी कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है आप इसको कैसे व्यक्त करते हो, लिखने का तरीका है। कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसको यूज करेंगे डेफिनेशन को। अगर आपसे पता है कि सब फंक्शन fz की जो लिमिट है वो l है, कब है, जब z टेंड्स टू z0 है, तो आप उसको प्रतीक रूप में इस तरीके से लिखें। ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिकली फॉर्म है इसकी, कि अगर फंक्शन fz की लिमिट l है तो लिमिट z टेंड्स टू z0 पर fz की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, l की। ये एक नोटेशन है, ये आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा कि सब फंक्शन fz है, इसकी लिमिट है 5 और z टेंड्स टू है 5, तो z टेंड्स टू 5 fz इक्वल टू ऐसे लिखा। ठीक है भाई, तो ये डेफिनेशन क्लियर है आपको, और इस डेफिनेशन को आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखो, दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा था, कंटिन्यूटी, सामंतत्य। अच्छा, जैसे रियल एनालिसिस में रियल वैल्यू फंक्शन की कंटिन्यूटी होती है। अच्छा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अगर आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो कि जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हो और उसी वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हो जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। और अगर ये तीनों बराबर हो जाती है तो आप लिखते हो कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। ठीक है ना, लेकिन अगर आप रियल एनालिसिस में रियल वैल्यू फंक्शन के साथ पढ़ते हो तो यही डेफिनेशन है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे सम्मिश्र मान फलन की जगह पर वहां पर क्या होगा, वास्तविक मान फलन होगा। तो सांद्र कंटिन्यूटी में क्या होगा, क्षेत्र कैपिटल D में सम्मिश्र चर z का फलन fz बिंदु z0 पर संतत कहलाता है। फंक्शन fz z0 पर क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो फंक्शन fz इज कंटीन्यूअस एट z इक्वल टू z0 यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली यदि किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, स्वेच्छ मतलब आर्बिट्रेरी, अपनी मर्जी से लिया गया है। ये जो एप्सिलॉन है इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी संख्या भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसी संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान है। किस तरीके से विद्यमान है कि मॉड ऑफ fz माइनस fz नॉट का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, कब, जब z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। Therefore the delta is depend on epsilon, जो डेल्टा का मान है वो एप्सिलॉन पर निर्भर करेगा, यानी नीचे लिख दिया है मैंने, जहां डेल्टा सामान्यतः जनरली एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर आश्रित होता है, लेकिन तथा z0 पर भी निर्भर हो सकता है, मतलब एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर सकता है, z0 पर भी डिपेंड कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया सम्मिश्र फलन की लिमिट कैसे निकालते हैं आप, उसकी लिमिट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। दूसरी चीज उसके बाद बताया मैंने कंटिन्यूटी, कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है, तो आप उसकी कंटीन्यूअस की जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखेंगे। अगर ये जो रीजन है कैपिटल डी, इस रीजन के हर पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटीन्यूअस तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस बोलते हैं। इफ द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन कैपिटल डी, देन द फंक्शन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। तो आप लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे z0 पर,
और अगर उस क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु हैं, जैसे मान लो क्षेत्र है ये और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाए, संतत हो जाए। कौन सा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो आप लोग क्या कहोगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, उस पॉइंट पर क्या है, कंटीन्यूअस है और रीजन के हर पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक समान सातत्य, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। ये रियल एनालिसिस में सेकंड ईयर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं कि साहब ने पढ़ा नहीं अब कैसे होगा, वो आप छोड़िए, जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन लिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप प्रॉपर लिखिए, वो सब अपने आप हो जाएगा। डेफिनेशन आपको याद करनी है, केवल यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया है, वहां पे रियल फंक्शन था, यहाँ पे फंक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र मान फलन। ओके भाई, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की चीजें बताता हूँ कि क्या है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, एक नोट पॉइंट है ये, यदि एफ जेड जेड इक्वल टू 0 पर संतत फलन हो, अगर फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू 0 पर कैसा है, कंटीन्यूअस है, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड 0 पर एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ जेड नॉट। ये एफ ऑफ जेड नॉट का मतलब क्या है, जो फंक्शन आपको दिया जाएगा एफ जेड, उसमें आपको जेड के प्लेस पर क्या पुट करना है, जेड नॉट। तो जेड के प्लेस पर जेड नॉट पुट करके जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का मान लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट पर एफ जेड पर जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल होना चाहिए। अगर उसके इक्वल है तो फंक्शन z इक्वल टू जेड नॉट पर कैसा होगा, कंटीन्यूअस। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसमें दो पॉइंट लिखाए मैंने आपको, फलन एफ जेड क्षेत्र कैपिटल डी में संतत होगा। फंक्शन एफ जेड जो रीजन आपको दिया गया है उसमें कंटीन्यूअस होगा यदि यह डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन हो। उस पूरे क्षेत्र में कंटीन्यूअस कब कहलाएगा, जब उस डी के अंदर आने वाले हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाए, कंटीन्यूअस यानी संतत हो जाए। ठीक है भाई, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान देना है ना। सेकंड पॉइंट है, प्रांत कैपिटल डी के जिन बिंदुओं पर एफ जेड संतत नहीं है, मतलब जिस पॉइंट पर मान लो डी में मान लो बहुत सारे पॉइंट हैं, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, संतत नहीं है, उसे एफ जेड के असांतत बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उस क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो ये रीजन है और ये डी रीजन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, मान लो कोई एक पॉइंट है ये Z1, इस पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, तो जो Z1 होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा असांतत्य बिंदु, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Z1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, तो ये दोनों पॉइंट्स, इस नोट पॉइंट को आप लोग जरूर लिखें। अच्छा, जितने भी मैं नोट लिखाता हूं इनको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो नोट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो सारी बुक को एक साथ नहीं लिखा सकते और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो वो तो आप बुक आपके पास है वर्ड टू वर्ड आप उसमें से पढ़िए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी के वेव से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए अपने आप। और कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप है, कॉल कर सकते हो आप, मुझे पूछ सकते हो कि अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। पर लेकिन पढ़ना है आपको, मतलब बैठना नहीं है, शुरुआत करनी है अब देखो, जब तक ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं हो रही है तब तक। तो नेक्स्ट है, एक एग्जांपल है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसी का है, ये नोट की हेल्प से सॉल्व होगा। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। अच्छा, बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपना देख लेंगे उसमें। सिद्ध कीजिए कि फलन fz इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये z इक्वल टू आयोडा पर संतत फलन नहीं है, ये जो फंक्शन है वो z इक्वल टू आयोडा पर कंटीन्यूअस नहीं। अच्छा, कंटीन्यूअस होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी z टेंड्स टू आयोडा पर अगर आप fz को सॉल्व करोगे तो वो f ऑफ आयोडा के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो कंटीन्यूअस है, और अगर बराबर नहीं आया तो कंटीन्यूअस नहीं है। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप, तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन दैट f ऑफ z इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है z स्क्वायर 0, ये z स्क्वायर आपको कब यूज करना है, जब z इज नॉट इक्वल टू आयोडा, और z इक्वल टू अगर आयोडा है तो आपको 0 लेना है। देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू आयोडा पर fz की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए आप। लिमिट z टेंड्स टू आयोडा, f ऑफ z क्या है हमारा, z स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आयोडा स्क्वायर। अच्छा, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये आ गया -1, ये वैल्यू किसकी आ रही है, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, z टेंड्स टू आयोडा, f ऑफ z क्या है हमारा, f ऑफ z z स्क्वायर था, आयोडा स्क्वायर क्या हो गया, -1, ये -1 वैल्यू आ रही है।
बट लेकिन एफ ऑफ आयोडा, देखो जब z इक्वल टू आयोडा है तो फंक्शन आपको कौन सा लेना है, जीरो लेना है, तो एफ आयोडा के लिए वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ आयोडा हो गया जीरो। सिंस लिमिट z टेंड्स टू आयोडा एफ ऑफ z इज नॉट इक्वल एफ ऑफ आयोडा। अगर इक्वल होता तो क्या होता, कंटिन्यूअस होता, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः हेंस z इक्वल टू आयोडा पर फलन संतत नहीं है, hence the function is not continuous at z equal to iota। तो z equal to iota is a discontinuous point, क्लियर। तो ये एग्जांपल है, आप इसको करेंगे, बुक में है ये, आप अपनी बुक, मैं वो कह रहा हूँ कि बुक को लेके बैठना है आपको, तो बुक सब लोग खरीद लीजिए और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए आप, ठीक है। तो कोई बहाना नहीं है अपने को, जब तक ऑफलाइन नहीं तब तक करना है, मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को, तो बहुत ध्यान से देना है और आप लोग इसको नोट कीजिए।